Assalamualaikum students. Welcome to Biochemistry with Nayab Khan. Hope so you are all fine. Today our presentation topic is ribozymes. In the previous lecture we discussed about enzyme, their classification, nomenclature and different types. In today's lecture we discuss a type of enzyme, ribozymes. So start the lecture. What is ribozymes? Ribozymes are RNA molecule or catalytic enzyme that catalyze the biochemical reactions. राइबोजाइम्स वो आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो एक्ट करते हैं एंजाइम की तरह, मतलब कि आरएनए मॉलिक्यूल जब एंजाइम की तरह एक्ट करने लग जाए, एंजाइम की तरह फंक्शन परफॉर्म करे, तो उसे हम बोलते हैं राइबोजाइम्स। जब कोई आरएनए मॉलिक्यूल एंजाइम की तरह कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करे, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करे, तो उसे हम बोलते हैं राइबोजाइम्स। राइबो मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड वाइल जाइम मीन्स एंजाइम। अब राइबो, जो राइबोजाइम में राइबो है, इसका मतलब है राइबोन्यूक्लिक एसिड, किससे निकला है? आरएनए से, और जाइम का मतलब होता है एंजाइम्स। अब ये क्लियर हो गया कि राइबोजाइम जिसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आरएनए है जो एंजाइम की तरह एक्ट करता है। इन दोनों को मिलाकर जो नाम दिया गया है वो है राइबोजाइम्स। नेक्स्ट इज़ द हिस्ट्री ऑफ राइबोजाइम्स। अब हिस्ट्री में क्या है कि इन 1980 थॉमस कैच एट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो स्टडिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ इंट्रॉन आरएनए जीन इन सिलिएटेड टेट्राहेड्रल थर्मोफिला। ही वाज द फर्स्ट टू शो डैट आरएनए मॉलिक्यूल कुड हैव कैटालिटिक फंक्शन। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने शो किया था कि आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जो कि एंजाइम परफॉर्म करता है ना। हमने पढ़ा हुआ था कि एंजाइम कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसने थॉमस कैच पहला साइंटिस्ट था जिसने ये स्टडी किया था कि जो आरएनए मॉलिक्यूल है वो एंजाइम की तरह एक्ट करता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये राइबोजाइम्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। हिस्ट्री में अब नेक्स्ट आ जाता है सिडनी ऑल्टमैन। सिडनी ऑल्टमैन, अ प्रोफेसर एट येल यूनिवर्सिटी, वाज स्टडीइंग द वे आरएनए मॉलिक्यूल आर प्रोसेस्ड इन द सेल। अब सिडनी ऑल्टमैन जो है वो भी येल यूनिवर्सिटी में यही स्टडी कर रहा था कि जो आरएनए मॉलिक्यूल है वो सेल में प्रोसेस्ड होता है। When he and his colleague isolated an enzyme called RNase P, जब उसने और उसके साथियों ने एक एंजाइम आइसोलेट किया था जिसका नाम उन्होंने दिया था RNase P, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वेयन ऑफ प्री RNA इनटू एक्टिव RNA, जो कि रिस्पॉन्सिबल था कन्वेयन के लिए प्री RNA को एक्टिव RNA। अब सिडनी ऑल्टमैन जो कि येल यूनिवर्सिटी में अपने कोलीग के साथ स्टडी कर रहा था, उसने क्या एंजाइम आइसोलेट किया? RNase P, जिसका फंक्शन क्या था कि उसने वो रिस्पॉन्सिबल था क्या करने के लिए? प्री आरएनए को एक्टिव आरएनए में, जो इनएक्टिव आरएनए है उसको एक्टिव आरएनए में कन्वर्ट करने का रिस्पॉन्सिबल था। इन 1989 थॉमस कैच एंड सिडनी ऑल्टमैन, थॉमस कैच जिसने टेट्राहेड्रल थर्मोफिला में ऊपर बताया था मैंने, और सिडनी ऑल्टमैन जिसने आरएनएस पी को आइडेंटिफाई किया था, ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली दफ़ा एज अ आरएनए जो एंजाइम की तरह एक्ट करता है इस चीज़ को स्टडी किया था। इनको क्या किया गया था? शेयर द नोबेल प्राइज़ फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ आरएनए कुड एक्ट एज एन एंजाइम, कि इन्होंने जो डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि आरएनए एक्ट एज एंजाइम, इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1989 में। The term ribozyme was introduced by Kelly Kroger in 1982, और ये जो टर्म है उन्होंने तो सिर्फ ये बताया था ना कि आरएनए एंजाइम की तरह एक्ट करता है, इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। तो अब राइबोजाइम का नाम जो था, टर्म थी जो, वो किसने दी थी? कैली क्रोगर ने दी थी 1982 में। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन। ये सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ राइबोजाइम्स है। स्मॉल राइबोजाइम, लार्ज राइबोजाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ राइबोजाइम, जो सिंपल राइबोजाइम की क्लासिफिकेशन है उसमें एक आ जाती है स्मॉल राइबोजाइम, एक आ जाती है लार्ज राइबोजाइम। स्मॉल राइबोजाइम अब कौन से होते हैं? जिसमें 30 to 150 न्यूक्लियोटाइड्स हो। लार्ज राइबोजाइम कौन से होते हैं? जिसमें 100 to 3000 न्यूक्लियोटाइड हो, उन्हें हम लार्ज राइबोजाइम कहते हैं। और स्मॉल राइबोजाइम जिसमें 30 to 150 न्यूक्लियोटाइड्स हों।
स्मॉल राइबोसोम के एग्जांपल में आ जाते हैं हैमरहेड, हेयर पिन, एचडीवी राइबोसोम्स, जबकि लार्ज में आ जाते हैं इंट्रॉन, ग्रुप 1, ग्रुप 2, आरएनएस-पी। नेक्स्ट अब हम इनकी डिटेल से देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ राइबोसोम को। अब कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग राइबोसोम्स होते हैं। नेचुरली अकरिंग राइबोसोम्स सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स। Group 1 intron splicing. Group 1 intron ribosomes is the main class of ribosome found in bacteria. अब ये जो ग्रुप 1 इंट्रॉन राइबोसोम है ये मेन क्लास है राइबोसोम की जो कि बैक्टीरिया में पाई जाती है। मैकेनिज्म, द ग्रुप 1 स्प्लाइसिंग रिएक्शन रिक्वायर्स अ गुआनोसिन फैक्टर। ग्रुप 1 को जो है वो गुआनोसिन फैक्टर की ज़रूरत होती है स्प्लाइसिंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए, जो कट करके वो आपस में ज्वाइन होते हैं ना, उसके लिए इनको गुआनोसिन फैक्टर की ज़रूरत होती है। The 3OH group of guanosine is used as nucleophile. 3OH जो है guanosine का उसे हम एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है वो यूज़ करते हैं। और 3OH group attach the 5 end of the intron and new phosphodiester bond is formed. और ये जो 3OH ग्रुप है ये अटैक करता है 5 एंड पे और जो न्यू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो बनता है। सो द इंट्रॉन इज प्रिसिसली एग्जिस्ट एंड एक्सोन्स आर ज्वाइन टुगेदर। इंट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट कर जाता है और इंट्रॉन जो है वो ज्वाइन हो जाते हैं। इसमें क्या है, अब ये जो ज्वाइंट एक्सोन्स आर ज्वाइन टुगेदर, अब ये एक्सोन जो है वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। अब इसको हम देखते हैं एक डायग्राम से। ये देखें ग्रुप 1 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो 3OH है गुआनोसिन का ये एक्ट कर रहा है 5 एंड पे और इसको स्प्लाइस कर रहा है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है कि ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, ये अलग अलग हो गए हैं, जो रिएक्ट किया था वो अलग अलग हो गए हैं और जो एक्सोन है वो ज्वाइन हो गए हैं और जो कट टोन किया था वो अलहदा हो गया। इस तरीके से होती है ये ग्रुप 1 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। अब ग्रुप 2 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग क्या होती है, इन इनिशियल स्टेप ऑफ ग्रुप 2 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। अब ग्रुप 2 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग क्या होती है, इन द इनिशियल स्टेप ऑफ ग्रुप 2 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग द 2OH of the intronic branch point attacks the 5 splice site। अब जो 2OH है, पहले में 3 था अब 2OH, इसमें जो है 2OH जो है वो 5 splice site पे अटैक करेगा। द 5 एक्सोन इज रिलीज एंड द इंट्रॉन लेनियट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। 5 एक्सोन जो है जिस पे रिएक्ट किया है वो रिलीज हो जाएगा और एक लेनियट यानी कि इस ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक लेनियट बन जाएगा। The second step that links the axon proceeds similar to group 1 इंट्रॉन। जो दूसरा स्टेप है वो एक्सोन जो एक्सक्रीट होते हैं वो सिमिलर टू है ग्रुप 1 इंट्रॉन, यानी कि जैसे ग्रुप 1 में हुआ एक्सोन निकल गया और इंट्रॉन जो आपस में है वो क्या हो गए, वो ज्वाइन हो गए। यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्रुप 2 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग 5 एक्सोन इंट्रॉन 3 एक्सोन, ये कैसे 2OH ने रिएक्ट किया, एक्सोन निकल गया और इंट्रॉन आपस में ज्वाइन हो गए। आरएनएस-पी भी राइबोसोम्स होते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया। ये क्या करते हैं, प्री आरएनए को एक्टिव आरएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, आरएनएस-पी। अब कुछ होते हैं हैमरहेड राइबोसोम्स। हैमरहेड राइबोसोम कौन से होते हैं, स्मॉल कैटालिटिक आरएनए होते हैं जो कैपेबल ऑफ एंडोन्यूक्लियोटिक क्लीवेज, एंडोन्यूक्लियोटिक बीच से क्लीवेज करने की क्या करते हैं, इनमें एक एबिलिटी होती है, कैपेबल होते हैं कि एंडोन्यूक्लियोटिक क्लीवेज कर सकें। अब एचडीवी राइबोसोम कौन से होते हैं, ये भी नेचुरली अकरिंग राइबोसोम्स में आ जाते हैं। दी हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस, इनको हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस भी बोलते हैं। और कैटालिटिक आरएनए कैपेबल ऑफ क्लीविंग देयर ओन शुगर फॉस्फेट, ये अपने ही ओन शुगर फॉस्फेट बैकबोन को क्या करते हैं, क्लीवेज कर देते हैं उसकी। ये तो कुछ नेचुरली अकरिंग राइबोसोम्स। अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। आर्टिफिशियल राइबोसोम जो है वो सिंथेसाइज खुद किए जाते हैं लेबोरेटरी में। कहाँ पे, लेबोरेटरी में खुद सिंथेसाइज किए जाते हैं आर्टिफिशियल राइबोसोम्स। बेस्ड ऑन ड्यूअल नेचर ऑफ आरएनए एज अ कैटलिस्ट, वो डिपेंड किया जाता है किस पे, नेचर पे, आरएनए की नेचर पे डिपेंड किया जाता है। जौन सा भी राइबोसोम जो है वो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज होता है वो आरएनए की नेचर पे डिपेंड करता है। सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल राइबोसोम इन्वॉल्व द म्यूटेशन ऑफ नेचुरल राइबोसोम। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि जो लेबोरेटरी में
राइबोसोम सिंथेसाइज किए जाते हैं, वो कोई ये तो नहीं है कि वो खुद से ही हर चीज़ बना के और अलग से ही कोई राइबोसोम बना दिया जाता है, बल्कि वो जो नेचुरली अकरिंग ऊपर हमने पढ़े हैं ना राइबोसोम, उनमें ही कुछ चेंजिंग की जाती है, कुछ म्यूटेशन की जाती है, चेंजिंग की जाती है। तो क्या होता है कि वो कुछ चेंजिंग की जाती है जिससे वो आर्टिफिशियल राइबोसोम बन जाते हैं। कुछ ऐसी चेंजिंग की जाती हैं जिससे उसका थोड़ा सा फंक्शन चेंज करवाना हो या उसको कुछ स्ट्रक्चर में चेंजिंग लाई जाती है लेबॉर्ट्री में, जिससे आर्टिफिशियल राइबोसोम्स बनते हैं। एग्जाम्पल, अब आर्टिफिशियल राइबोसोम के एग्जाम्पल में आ जाते हैं लैगेज राइबोसोम, लीड राइबोसोम, एलोस्टेरिक राइबोसोम। लैगेज जो ज्वाइन करते हैं, लीड जो लीड करते हैं, एलोस्टेरिक जो सिग्नलिंग करते हैं राइबोसोम्स में। इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और इसकी ये आर्टिफिशियल राइबोसोम की एक 3 एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन सी हैं? लैगेज राइबोसोम, लीड राइबोसोम एंड एलोस्टेरिक राइबोसोम। नेक्स्ट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स की एप्लीकेशंस क्या हैं? राइबोसोम कैटालाइज द डिग्रेडेशन ऑफ अदर आरएनए, जैसा कि राइबोसोम्स कैटालाइज करता है अदर आरएनए को, अदर आरएनए को डिग्रेड करता है। देयरफॉर कैन बी यूज एज अ पोटेंशियल एजेंट अगेंस्ट वायरल आरएनए, इसीलिए हम इसको वायरल आरएनए के खिलाफ भी यूज़ किए जाते कर सकते हैं। यानी कि कैटालिटिक फंक्शन है ना, दूसरे आरएनए को जो है वो डिग्रेड कर देता है, ख़राब कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो क्या है कि इसका एक ये भी है कि ये डिग्रेडेशन में हेल्प आउट करता है अदर आरएनए को, तो इसीलिए हम इसको यूज़ करेंगे वायरल आरएनए को ख़त्म करने के लिए। जैसे कि ये एक राइबोसोम है तो एक ये आरएनए है दूसरा किसी वायरल का, तो ये इसको डिग्रेड कर देगा। तो जबकि इसका फंक्शन ही है कि ये डिग्रेडेशन करता है, तो ये क्या करेगा कि डिग्रेड कर देगा दूसरे आरएनए को, जिससे हम डिफरेंट वायरल आरएनए को डिग्रेड करवा के उससे बच सकते हैं। एज एन एंटी कैंसर एजेंट टू डिग्रेड आरएनएज फ्रॉम ओन्सोजीन्स, हम इसको एज एन एंटी कैंसर एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं ओन्सोजीन्स के, कैंसर काजिंग एजेंट के आरएनए को डिग्रेड करवा कर। ओन्सोजीन्स बोलते हैं जो कैंसर की जीन्स होते हैं उनके आरएनए को डिग्रेड करवा कर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं राइबोसोम्स को। ये थी कुछ इसकी एप्लीकेशन। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने राइबोसोम्स को डिस्कस किया, उसके डिफरेंट टाइप्स को, नेचुरली अकरिंग राइबोसोम्स को, आर्टिफिशियल राइबोसोम्स को, उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस को डिस्कस किया। तो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।